बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलाजुद्दीन। ख़वातीन व हज़रात, बानी पीटीआई को 2 केसेस में सज़ा हो गई है, अब 3 केसेस में सज़ा होना बाकी है। हम जानते हैं साइफर केस में सज़ा हो चुकी है, आज तोशाखाना केस में 14-14 साल कैद बामुशक्कत और 7 बुशरा बीबी को भी सज़ा सुनाई गई है और जुर्माना भी दिया गया है 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए का। अब जिन केसेस में सज़ा होना बाकी है वो 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जिसमें एक केस है 9 मई हमला केस, उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड का केस और तीसरा केस है गैर शरई निकाह का केस। तवक्को यही की जा रही है जिस तरह इन 2 केसेस में इमरान खान को सज़ा मिली है, उसी तरह आने वाले भी इन तीनों केसेस में भी सज़ा मिलेगी। तोशाखाना केस में 5 अगस्त 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया गया, 31 जनवरी 2024 को उन्हें सज़ा हुई, तकरीबन 6 माह का वक्त लगा है। लेकिन काफ़ी सारे लोग अग्री कर रहे हैं, सही सज़ा हुई है। काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि इससे पीटीआई के सिंपैथी वोट में कई गुना इजाफा होगा। यकीनन ये तो 8 फरवरी को ही मालूम पड़ेगा, जब इंतखाबात होंगे, इलेक्शन होंगे, वोटर टर्नआउट देखा जाएगा और फिर बताया जाएगा कि किसकी जीत होती है और किसको शिकस्त। लेकिन बात की जाए अगर इलेक्शंस की, उसको भी आज हम तफसीलन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इलेक्शन की खबर ये आ रही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक हंगामी इजलास बुला लिया है। वजह यह है कि बलूचिस्तान में 4 मुख्तलिफ दस्ती बम हमले हो चुके हैं। हब में नून लीग के कैंप के करीब दस्ती बम हमला हुआ। रिसेंटली पीपल्स पार्टी के ज़हूर बुलेदी साहब का नाम आ रहा है कि उनके घर पर दस्ती बम हमला हुआ। पीपल्स पार्टी का वहाँ पर इंतखाबी कैंप था। तो यकीनन बलूचिस्तान में कोयटा के करीब जो सिचुएशन है, कोयटा से लेकर हब तक परेशान कुन है। केपीके की बात की जाए तो बाजोड़ में एक आज़ाद उम्मीदवार का कत्ल किया गया, उन्हें जहाँ बहक किया गया, जो कि PK-22 से खड़े हो रहे थे, जिनका नाम रेहान ज़ेब बताया जा रहा है। जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने वहाँ पर एलामिया जारी कर दिया है, ऑर्डर निकाल दिया है कि वहाँ के इलेक्शंस मुलतवी हो गए हैं। जी हाँ, NA-8 और PK-22 बाजोड़ के इंतखाबात मुलतवी हो गए हैं। फिर खबर ये आई कि कोहाट से PK-97 के उम्मीदवार दिल का दौरा पड़ने से चल बसे हैं, जिसके बाद वहाँ से भी तवक्को की जा रही है इलेक्शन मुलतवी होने की खबर आएगी। अब सोचना यह है कि इलेक्शन कहाँ कहाँ मुलतवी होंगे। ये खबर आ रही थी उम्मीदवारों के चल बसने के बाद, लेकिन एक और खबर यह भी आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसके अंदर वाजे कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जो बैलेट पेपर्स की छपाई का मामला है वो और मुश्किल हो गया है। उस प्रेस रिलीज के मुताबिक 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो बैलेट पेपर्स छापने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी पेपर चाहिए होता है, तो 2018 यानी पिछले इलेक्शन में इसकी जरूरत जो पड़ी थी वो पड़ी थी 800 टन। इस इलेक्शन में 3 गुना ज्यादा 2400 टन की जरूरत पड़ रही थी इस पेपर की। इमेजिन कीजिए कितना खर्चा बढ़ गया और वजह बताई जा रही है कि उम्मीदवार बहुत ज्यादा हैं। अब कहा यह गया कि इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त सही फैसला किया और बैलेट पेपर की साइज छोटी कर दी है, जिसकी वजह से वो 2400 टन जो पेपर हमें चाहिए था वो 2170 टन मिला और छपाई तकरीबन मुकम्मल हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहां पर दोबारा बैलेट पेपर की छपाई होनी है। वो तब होगी जब ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ECP के मुताबिक, प्रेस रिलीज के मुताबिक, कि जो पहले इन्होंने बैलेट पेपर छापे हैं ये मुकम्मल हो जाए, इनकी तहसील हो जाए, फिर हमने बैलेट पेपर छापेंगे। इसी वजह से कहा जा रहा है कि कुछ हलकों में इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, जहां पर कोर्ट ऑर्डर्स के बाद उम्मीदवारों को बहुत लेट इजाज़त मिली इलेक्शन में इंतखाब में हिस्सा लेने की। यकीनन अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, कहाँ कहाँ इलेक्शन लेट डिले होंगे। अगर कहीं जहाँ भी उम्मीदवारों का कत्लेआम होगा वहाँ इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाएगा। क्या यही तरीक़ेकार इस्तेमाल अब होगा इलेक्शंस को मुलतवी करने के लिए, और ये कौन कर रहा है? यकीनन आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे साथ बड़ा कमाल पैनल भी मौजूद होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं उनका तारुफ करवाऊँ, गुफ्तगू में शामिल करूँ, ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम की इब्तिदाई में बताया था कि बानी पीटीआई इमरान खान को 2 केसेस में सजा हो गई है, 3 केसेस अभी भी बाकी हैं। 9 मई हमला केस है, 190 मिलियन पाउंड केस है, गैर शरई निकाह केस है। कमाल पैनल मेरे साथ मौजूद है, डिस्कशन शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है अजहर सिद्दीक साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब। रेहान हाशमी साहब MQM पाकिस्तान से, महमूद मौलवी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, और शर्मिला फारूकी साहब हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तमाम मेहमानों का मैं बेहद मशकूर शुक्रगुजार आपके कीमती वक्त के लिए। लेट्स स्टार्ट विद PTI। अजहर सिद्दीक साहब, आज भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि सजाए मौत नहीं हुई। तवक्को ये की जा रही थी कि सजाए मौत होगी, लेकिन आज भी सजाए मौत नहीं हुई है। लेकिन अब बुशरा बीबी ने गिरफ्तारी दे दी है तो खान साहब अकेले नहीं होंगे जेल में, उनका वक्त अच्छा गुजरेगा। जी, बिल्कुल। 2 केसेस में सज़ा हो गई है, 3 केसेस अभी भी बाकी हैं। 9 मई हमला केस, 190 मिलियन पाउंड केस, गैर शरई निकाह केस है, कमाल पैनल मेरे साथ मौजूद है, डिस्कशन शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब। आज भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि सजाए मौत नहीं हुई है, लेकिन अब बुशरा बीबी ने गिरफ्तारी दे दी है तो खान साहब अकेले नहीं होंगे जेल में, उनका वक्त अच्छा गुजरेगा।
अब बहुत शुक्रिया। मैंने कल भी कहा था कि उस केस में भी सजाए मौत नहीं है और ये भी नहीं है। पर मैं आपको पता है बड़ी लड़ाई लड़ा हूँ कि इस मुल्क का जो अदालती निज़ाम है 128 नंबर पे ज़्यादती है। ये कोई ब 50-60 ये नीचे होना चाहिए। लेकिन आज कि ख़ास तौर पर ये 2 केसेस के बाद तो मेरा जहाँ तक ख़्याल है वो 130 वाली जो मैं लड़ाई लड़ रहा था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट वालों से, मैं उससे विथड्रॉ करता हूँ अपने आप को। और जो सारे ही कहते रहे, मैं नहीं मानता था, ऐसा ना हो लेकिन सर आज एक दिन मुझे भी आप पीटीआई से भी विड्रॉ कर लें सर। नहीं, पीटीआई से विथड्रॉ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, किस लिए विथड्रॉ करना है? हर एक का अपना एक नुक्ता नज़र है। मैं चूँकि सिविल लिबर्टीज़ का कायल हूँ, मैं लेफ्ट से ताल्लुक रखता हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक स्ट्रगल जो है ना, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद, मैं बड़ी उम्मीद रखता था कि इस सारे मसले में आज यानी खुश किस बात से हो रहे हैं? खुदारा अपना अगर तोशाखाना के मामले में देखना है तो तोशाखाना 1990 से लेकर अब सर तक का खुश इस रिकॉर्ड बात पे हो मैंने रहे हैं नहीं ना, खान देखा। साहब जेल में अकेले नहीं है अब। नहीं बहरहाल वो तो अल्लाह ना करे जी वो दुश्मन भरे थे, खुशी ना मनाइए, दोस्ताना भी मर जाना, चले जाना है। तो ये ऐसी बात नहीं है। राइट। तो ज़िंदगी में बात वो करनी चाहिए जो जो ना लेकिन लेकिन नाहक पे हो। अजहर साहब अगर 8 दिन के बाद ये फैसला आता ना तो सिंपैथी वोट नहीं मिलता पीटीआई को। मैं अब उस तरफ आने लगा हूँ ना, देखिए मैं एक बताऊँ, इमरान खान की हाथ में ना एक ऐसा सितारा है कि वो इसको कामयाबियों की तरफ ले जाता है। ठीक। ये जो भी हमारे आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं, वो तो समझे हैं कि हम इससे लोग भाग जाएँगे। मेरी आज मेरा यानी फ़ोन ही मैं ब बड़ी मुश्किल से आज मैंने टाइम दिया प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सर। लोगों के फ़ोन आ जाना, स्पेसेस में बैठकर यानी लोग अब इतने एंथुसियास्टिक हो चुके इतने यानी जज़्बाती हैं कि वो इसका बदला उतारेंगे वोट के ज़रिए। और परेशानी अब क्या है, ज़रा समझिएगा। यानी ये सारा तो कुछ हो गया। दूसरी तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मैं सर उस 2 पे आ रहा जगह हूं, मैं उस पे आ रहा हूं, मुझे अगर चांस दीजिए तो मैं राउंड कंप्लीट कर लूं। मेरे साथ बड़ा कमाल पैनल है, बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। मैं एक प्लीज और बात कर लूँ, बिल्कुल एक कर और लें, बात। जल्दी से कर लें। देखिए मैं ये सियासी जमातों को माफ़ी माँगनी चाहिए कौम के साथ। क्यों सर? खिलवाड़, ये आप मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ये ऐसे फैसले हैं, ये सेकंड नहीं रहने। यानी आपने हक़ दिफ़ा खत्म कर दिया, राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपने जो और ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर की यादें ताज़ा कर दी। कौन-सी? एक वो निगरान हुकूमत जिसको सर पे बिठाने वाले पीडीएम के लोग हैं। ठीक ये सर। दुःख का मकाम है। अल्लाह ताला हिदायत दे। महमूद मौलवी साहब, अजहर सिद्दीक साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की याद आ रही है, अब आपको आई सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखें ज़ुल्फ़िकार शहीद का उनका केस जो है, देखें उनका केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला हुआ था, बल्कि उनका केस सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया था। देखिए ये केस इस वक़्त ट्रायल कोर्ट में है, तो किसी को खुश नहीं होना चाहिए, ना दुश्मनों को और ना दोस्तों को। उसकी वजह है कि दोस्त खुश हो रहे हैं कि जी बड़ा माइलेज मिल गया और दुश्मन खुश हो रहे हैं कि जी फ़ैसला हो गया। मेरे ख्याल से किसी को खुश नहीं है जी, ट्रायल कोर्ट है, अभी हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद सुप्रीम। देखिए इसके ऊपर हम फैसला नहीं देते और जो केसेस है, देखिए मेरे नज़र में, देखिए हर एक का अपना अपना व्यू है। मेरे नज़र में 2 केसेस इंपॉर्टेंट हैं, एक 9 मई वाला और दूसरा जो है साइफर वाला। मैं तोशाखाना को इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि तोशाखाना में बहुत से लोगों ने लिया है और बहुत से लोग ना, तोशाखाना का केस सिर्फ एम्बैरेसमेंट वहाँ पे है जो कि मैं कहूँगा बैरूनी मुल्क जो सऊदी अरेबिया से थोड़ा एम्बैरेसमेंट है कि उनके गिफ्ट को लेके बेच दिया गया है जो सर जब सऊदी तोशा खाना अरेबिया के गिफ्ट हमेशा हमेशा से ही बिकते थे तो ना। सऊदी अरब का गिफ्ट बिकने पे क्या प्रॉब्लम सर? देखिए सऊदी अरब का देखें उन एक ईगो इशू जो है, देखिए एक चीज़ है, सऊदी अरब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड ऑफ आस और पाकिस्तान का बहुत बड़ा डोनर भी है, ठीक है ना? तो उनके तवाइफ को बेचना ये नामुनासिब बात थी। सर आपने कभी हाँ, तोशा खाना से कुछ लिया सर? नहीं भैया मैंने तोशा खाना से कुछ नहीं लिया और मैं सर ये मेरे लिए कुछ ले गलत। आइएगा सर। हाँ, अल्लाह करे, देखिए अल्लाह ना करे कि मेरे को कभी ऐसी नौबत पड़े। इम्पोर्टेंस ये है कि ये गिफ्ट सऊदी अरेबिया के किंग ने दिया था, ठीक सर। इम्पोर्टेंस ये है, राइट। ठीक शर्मिला है ना? साहबा, मैं शर्मिला साहबा को शामिल कर लें गुफ्तगू में। शर्मिला साहबा, इफ़ यू कैन हेयर मी प्लीज़ मुझे बताइएगा। अजहर सिद्दीक साहब कहते हैं कि उनको जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद की याद आ गई, आपको आई मैम? जी, मुझे बिल्कुल आई। इसलिए कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तो एक बहुत ही
फ्लिमजी इंसिडेंट के अंदर उनको सजाए मौत दे दी गई थी, उनको फांसी चढ़ा दिया गया था, उनका अदालती कत्ल कर दिया गया था। तो ये 10 साल 14 साल सजाएं तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। जिस तरह अभी आपने उनको मुबारकबाद दी कि सजाए मौत से बच गए, वो भी हमने एक दौर देखा है। फिर हमने वो भी दौर देखा है कि जब बेगुनाही में सालों साल आसिफ अली जरदारी साहब कैद में रहे, बीबी शहीद पे इतने मुकदमात बनाए गए, न जाने क्या क्या हुआ, और हमारे बहुत सारे रहनुमा जेलों में रहे या उनकी बेल्स ही नहीं होती थी। एक बड़ी तवील तारीख है। यकीनन यकीनन पीपल्स पार्टी वाज नेवर द डार्लिंग ऑफ द कोर्ट। कहते हैं ना, अक्यूज जो होता है, ही इज द डार्लिंग ऑफ द कोर्ट एंड यू प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अंटिल डिक्लेयर्ड गिल्टी। खान साहब के साथ तो ये बिल्कुल बाकायदा रहा कि उनको तो अदालत में आते थे तो कहते थे गुड टू सी यू, और बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ आते थे, और ना उनकी कोई गिरफ्तारी होती थी, बेल्स हो जाती थी पहले ही। खैर, लेकिन इस फैसले के बाद अब वो At this अकेले point नहीं in रहे time. जेल में, अब वो अकेले नहीं रहे ना, अब उनकी बेगम भी उनके साथ आ गई, बुशरा बीबी भी साथ आ गई है, तो अब अकेलापन नहीं होगा। खवातीन का मैं और मेरी जमात बहुत इज्जत करते हैं, माशाल्लाह। हम चादर और चादर दीवारी का पास रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खान साहब ने नहीं रखा। खान साहब के दौर में ईद की रात को फरियाल तालपुर साहिबा को भी गिरफ्तार किया गया अस्पताल से, मरीम नवाज को भी गिरफ्तार किया गया। खवातीन की जो तज़ीक की जाती थी उनके दौर में मुख्तलिफ औकात में, इवन जब बात होती थी कि किसी खातून के साथ कोई रेप हो गया तो वो कहते थे कि खवातीन लिबास ही ऐसे पहनती हैं तो फिर ये तो होना है। बहुत सारी बातें की जाती थी, लेकिन हम इस गुफ्तगू में नहीं पढ़ते, ठीक, ना हम किसी किस्म का कंपैरिजन करते हैं। ठीक। खान साहब के पास अभी अपील के फॉरम जो हैं वो बहुत सारे। अवेलेबल हैं, वो जा सकते हैं, और ऑफ कोर्स ये एक लीगल प्रोसेस है, इट्स अ लीगल बैटल जो उनको लड़नी पड़ेगी। ठीक इसकी शर्मिला आखिरी चीज ये है कि देखिए, जो तोशा खाना केस तो चलो ठीक है, लेकिन जो साइफर केस है, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को इस तरीके से पब्लिकली ले आना, फिर अखबारात में देना, बड़े मजमे में लहराना, स्टेट सीक्रेट्स को आउट करना, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये ट्रेंड नहीं हो सकता। और राइट, अब वो साइफर जो है वो गायब हो गया, किसके पास है ये तो खुदा ही जानता है। खुदा ही जानता है। राइट शर्मिला साहिबा, वी डोंट नो, बट इट्स नॉट देयर ना, वो Right. एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है व्हिच इज मिसिंग, अग्रीड, तो ये भी एक बड़ा सीरियस मामला है जिसको देखना चाहिए। और यकीन सजा तो ऊपर हो गई, अब देखते हैं अपील में क्या होता है। शर्मिला साहब, रेहान हाशमी साहब, परवेज खटक साहब आज कहते हैं कि मालूम पड़ गया गरीब और अमीर के लिए इंसाफ आज बराबर है। आई कम टू यू अजहर साहब। अजहर साहब, आखिर में आपके पास आऊंगा, रेहान साहब की बात सुन लीजिए। गरीब और मैं कहता हूँ रेहान साहब पहले एक बात कर लीजिएगा। जी जी, पहली तो बात है, मैं चाहूंगा कि सारे जरा ये बताएं कि ये वो स्टेट सीक्रेट क्या था, नंबर एक, ठीक, और साइफर तो डी कोड हुआ, वो तो ठीक। मिनट्स ऑफ द मीटिंग का, साइफर तो आज भी पड़ा पॉइंट हुआ टेकन, वहां पर। पॉइंट टेकन अजहर साहब। आई कम बैक टू यू। रेहान साहब, परवेज खटक कहते हैं गरीब और अमीर के लिए इंसाफ बराबर है, आज साबित हो गया, चोर चोर कहने वाला खुद चोर निकला। आपका इसके ऊपर ओपिनियन क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का जो खास तौर पे जो फैसला है, बुनियादी तौर पर अगर तो ये इंतकामी कार्रवाई है तो इसका तदारुक होना चाहिए, मगर इसको अगर शवाहिद की बुनियाद के ऊपर फैसला किया गया है तो ये तमाम चीज़ें सामने आनी चाहिए कौम के भी। उसकी वजह ये है कि जिस तरह महमूद मौलवी साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि पूरी कौम को एक मखसूस सिमत की तरफ राग़िब किया गया, और ख़ास तौर पर अफ़वाज पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया गया एक डॉक्यूमेंट को लहराकर। अच्छा, वो होना ये चाहिए था कि अगर विद इन द हमारे दरमियान में अगर कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है, कोई फ़र्द मौजूद है जो कि बैरून मुल्क की ईमा के ऊपर ये कुछ कर रहा है, तो उसको मंजर आम पे आना चाहिए था, क्योंकि आपके इदारे अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी है आपके पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि पूरी कौम के सामने बैनुल-अक़वामी तौर पर भी आपका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इदारा जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जो कि दुनिया भर में क्रेडिबल है, जो कि सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन भी है और सोर्स ऑफ इंटीग्रेशन भी है, उसको बदनाम कर दिया गया। एक जो दुश्मन चाहता है बुनियादी तौर पर, दुश्मन के क्या 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 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए, डिफेमेशन की मुहिम कर दी जाए, वो काम जो कि दुश्मन बैरून मुल्क बैठकर कर रहा है, आपके जब अपने लोग उस पर लग जाए और लगा दिया जाए, तो ये बात मंजर आम पे आनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं हो सका।
दूसरी चीज है कि 9 मई का जो वाकया है वो भी उसी की कड़ी है, और ये जो प्रोवोकेटिव किस्म के स्टांस और स्टेटमेंट्स आते रहे उसकी वजह से हो सकता है। जहां तक बात बची, ये लगता यह है कि मुकफ़ात अमल है। एक और बात आई थी कि तहाइफ के हवाले से, तो मैं ये आपको बताता चलूं आपके नाजरीन को कि एमक्यूएम के किसी भी मिनिस्टर ने माजी में और अभी जो माजी करीब में है जो मिनिस्ट्रीज रही, किसी एक ने भी तोशाखाना से कोई तहाइफ नहीं लिए हैं। नहीं सर, सच्ची बताए रेहान साहब, सीरियसली बताए सर आप। जी जी, ये आपकी अक्लमंदी नहीं है सर, ये तो बेवकूफी हुई ना सर, लेने चाहिए थे। मैं आपके नेशनल टीवी पे बैठ के बोल रहा हूँ। ये खालिद भाई को फोन कर सकते हैं, आप अमीनुल हक को फोन कर सकते हैं, सर और इससे अपने लिए पहले ना ले, दूसरों के लिए ले ले। आसपास आपके कोई गरीब गरीब लोग होंगे, माशी बहरान वैसे ही चल रहा है, उनके लिए ले ले सर। एमक्यूएम रिवायत शिकन जमात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट इशू है अमन व अमान की सूरत हाल। इलेक्शंस मुलतवी हो रहे हैं, जहां जहां सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, जहां उम्मीदवारों को दिल का दौरा पड़ रहा है या उन्हें गोलियों से निशाना बनाए कत्ल किया जा रहा है। मुलतवी हो भी चुके हैं कुछ हलकों में, कहीं होने वाले भी हैं। तफसीलन गुफ्तगू ब्रेक के बाद। इंतहाई अफसोसनाक खबर आई आज बाजोड़ से, जहां पर NA8 और PK22 से लड़ने वाले उम्मीदवार थे, आजाद उम्मीदवार थे, उन्हें कत्ल कर दिया गया। एक और ऐसी इंतहाई अफसोसनाक खबर आई चमन से, जहां ANP के उम्मीदवार थे मोइन खान, उनको भी कत्ल कर दिया गया। फिर एक और इंतहाई अफसोसनाक, इससे भी ज्यादा अफसोसनाक खबर यह आई कि कोयटा के करीब 4 दस्ती बम हमले हुए हैं। फिर खबर आई हब के करीब नून लीग के कैंप पर दस्ती बम हमला हुआ है। पीपल्स पार्टी के जहूर बुलेदी के घर पे हमला हुआ है, पीपल्स पार्टी के कैंप पे हमला हुआ है। तो इस वक्त बलूचिस्तान में और KPK में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इंतहाई अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हंगामी इजलास बुला लिया है, और सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि जहां जहां उम्मीदवारों को कत्ल किया गया है या जहां किसी उम्मीदवार को दिल का दौरा पड़ा है, वहां तो मुलतवी हो गए हैं इलेक्शंस 45 दिन के लिए। लेकिन आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन ने एक और प्रेस रिलीज निकाली है और कहा है कि बैलेट पेपर्स छापना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। पिछले इलेक्शन में जो हमें बैलेट पेपर्स चाहिए थे, उनका जो टन में वजन बताया गया, वो बताया गया 800 टन। इस इलेक्शन में 2400 टन, 3 गुना ज़्यादा बैलेट पेपर छोटा करके 2170 टन पे ले आए हैं। लेकिन इस वक्त जो इजाफी बैलेट पेपर छापने हैं, वो हम उस वक्त छापेंगे जब ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा मौजूदा बैलेट पेपर्स की तरसील का, और फिर हम छापेंगे वो भी उस सूरत में जब हमें ये स्पेशल सिक्योरिटी वाला पेपर मिलेगा जिसके ऊपर हम छाप सके, जो इस वक्त हमारे पास नहीं है। तो लग यही रहा है कि जिन जिन हलकों में बैलेट पेपर्स की छपाई होनी है, वहां पर भी इलेक्शन आखिर का शिकार हो सकते हैं। महमूद मौलवी साहब, आपके लिए हर कोई कहता है कि आप ताकतवर हलकों के बड़े ताकतवर दोस्त हैं। अब हुजूर 8 दिन बचे हैं इलेक्शन में, 8 दिन, और इस तरह की बातें, इस तरह का माहौल। प्लीज सर आप थोड़ा समझाइए हमें क्या होने वाला है। इलेक्शन तो हो रहे हैं ना सर? नहीं, अल्लाह ने चाह इलेक्शन होंगे और हम दुआगो हैं, सब लोग, मेरे ख्याल से सारे पॉलिटिकल पार्टीज दुआगो है कि ये खुश आइनी तौर से हो जाए और कोई ब्लड शेड या ब्लड बात ना हो। क्योंकि देखें जिस हिसाब से चल रहा है, कराची में भी परसों आपने देख लिया, जी हाँ। जो कि MQM के एक आदमी को शहीद किया गया। उसके अलावा आज आपने बाजोड़ और इतनी जगहों पर अगर देखें, हमें लोगों के जिंदगियां बहुत अजीज हैं। ठीक है, इलेक्शन जरूरी है, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। स्पेशली मैं ये कहूँगा सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हो, पॉलिटिकल लोग हैं। इनके लिए इनकी जिंदगियां हमें बहुत अजीज है, हम सबको इनकी जिंदगियां अजीज है। उसकी वजह ये है कि ये एक लीड करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो। तो सबकी जिंदगी की हिफाजत होनी चाहिए, और अल्लाह करे कि ये अगर इलेक्शन हो तो खुश आइनी तौर से और इस हो, और इसके रिजल्ट्स को लोग एक्सेप्ट करें। इसको कंट्रोवर्शियल बना के अगर हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस इशू को लेंगे कि ये कंट्रोवर्शियल है, तो ये मैं आपको बता दूं, देन द थर्ड फोर्स वुड बी आप कमिंग। ये ऑन एयर मेरे शो में कह चुके हैं कि अगर सियासतदान इलेक्शन के रिजल्ट्स को ना मानते हैं बिल्कुल और लड़ते हैं तो फिर मिलिट्री कू आएगा, डिक्टेटरशिप आएगी, और कोई रास्ता उनके पास है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल इसमें कोई दो राय। राइट सर। शर्मिला फारूकी साहिबा, 8 दिन इलेक्शंस में ये माहौल, व्हाट विल यू से ऑन इट? और जो बात महमूद मौलवी साहब ने कि इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि अगर लड़ाई झगड़ा हुआ रिजल्ट्स के ऊपर तो मिलिट्री कू कंफर्म है। देखिए जी, बात ये है कि किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी मारना नहीं चाहिए, किसी का कत्ल नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ इलेक्शन।
ये अफसोसनाक वाकया है जो हुआ बाजोड़ के अंदर, और चमन के अंदर, अनफॉर्चुनेटली जहाँ जहाँ जी बाजोड़ सॉरी एंड चमन और बोथ। जहाँ जहाँ तशद्दुद भी है, जहाँ जहाँ हो रहा है कि हमारे NA 127 जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन लड़े हैं, वहाँ इलेक्शन ऑफिस के ऊपर हमले हो रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों से हमें भी इतलात आ रही हैं, हमारे कैंडिडेट्स के इलेक्शन ऑफिस के ऊपर हमले हो रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं, हर इलेक्शंस में कुछ एरिया सेंसिटिव होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, वहाँ पर रेंजर्स और फौज की तैनाती होती है। हर इलेक्शन में हुआ है, कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जहाँ पर हालात बिल्कुल ही पुरअमन थे। 2013 में आपको याद होगा ताला साहब, इतने बम धमाके होते थे, इतने बम धमाके होते थे कि सिवाय PTI के और तो कोई इलेक्शन और PMLN की कोई इलेक्शन कैंपेन कर ही नहीं पाता था। दुरुस्त। पीपल्स पार्टी और ANP के ऊपर बम धमाके, बल्कि ANP के तो कुछ रहनुमाओं को भी शहीद किया गया। बिल्कुल सही। उस वक्त में भी इलेक्शन हुए। सो एक आध इंसिडेंट को रीजन बना के इलेक्शन डिले करने की बात नहीं करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम जहाँ जाते हैं ये लोग हमसे ही पूछते हैं क्या इलेक्शन हो रहे हैं। मतलब मैं हर रोज इलेक्शन कैंपेन पे जाती हूँ, मुझसे लोग ये Yes. पूछते हैं जी इलेक्शन हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर ये इशू क्यों आता है, क्यों ये अनसर्टनिटी है, ये गैर यकीनी की कैफियत है कि लोग पूछते हैं इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और फिर इस किस्म की बातें, कभी बैलेट पेपर की छपाई में ताखीर की बातें। मैं प्रेस रिलीज देख रही थी इलेक्शन कमीशन का कि जी कल उन्होंने सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर इजलास बुला लिया है। ये गैर यकीनी, ये बेचैनी, ये दिस विल लीड टू यू नो मोर इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। ये मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि हम गैर यकीनी की तरफ जाएं। और अगर आपने रिजल्ट्स भी एक्सेप्ट नहीं किए तो भी मिलिट्री को सर पे। देखिए जी, मैं आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड सो इज माय पार्टी। हम समझते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। जो इदारे मजाज हैं इसको कराने के, वो कराएंगे, वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस मुल्क में कभी भी 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है इस मुल्क के साथ। कभी RO के इलेक्शंस हो जाते हैं, कभी RTS बैठ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन ये है कि हमें जमहूरियत को तो चलाना है ना, इलेक्शंस तो होने हैं ना। मतलब इलेक्शंस ना होने का कोई जवाब नहीं है, इलेक्शंस ना करवाने का कोई जवाब नहीं है। हाउ डज दिस सिस्टम वर्क, हाउ विल दिस सिस्टम फ्यूचर में क्या होगा। आप इलेक्शन नहीं करवाते और क्या होगा, मतलब गैर यकीनी इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी गैर इस्तेकामी, किस तरह चलेगा मामला। आपने शर्मिला साहब ने कहा ना हाउ विल दिस सिस्टम वर्क, तो मुझे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब के रिमार्क्स आज के याद आ गए, क्योंकि अहाता अदालत से PTI के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया था, जिसको गिरफ्तारी से रोका गया था पुलिस को। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा पेशावर हाई कोर्ट के सिस्टम को चलने दें, जुडिशरी को इज्जत दें, अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो फिर मुल्क नहीं चलेगा, ये सिस्टम खराब हो जाएगा। रेहान हाशमी साहब, इदारे अगर Right. अपना काम नहीं करने दिया जाएगा, Of course. अगर आप इफ यू आर गोइंग टू फ्लाउट कोर्ट ऑर्डर्स, अगर आप अदालती फैसलों का एहतराम नहीं करेंगे, अगर आप सिस्टम खराब हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव का एहतराम नहीं करेंगे, पार्लियामान को इज्जत नहीं देंगे, तो किस तरह सिस्टम चलेगा। ठीक शर्मिला साहिबा, ठीक। रेहान साहब, कमिंग टू यू, आपकी नज़र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आप बखूबी वाकिफ हैं सिचुएशन से, इलेक्शन का वक्त सर पे 8 दिन बचे, ये गैर यकीनी की सूरत हाल वोटर के कॉन्फिडेंस, मोरल, मोटिवेशन, सब चीज़ों पे मुतासर हो रही है, इंतखाबी मुहिम पे मुतासर हो रही है। हर कोई पूछ रहा है इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और महमूद मौलवी साहब ने कह दिया है अगर आपने रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं किए ना, फिर तैयार रहिएगा मिलिट्री कू के लिए, डिक्टेटरशिप के लिए। देखिए, मैं 2 पॉइंट्स इसमें अर्ज करूंगा। पहली चीज तो ये कि मुख्तलिफ औकात में जब जब इलेक्शंस का इनकाद किया जाता रहा है तो एक सूरत हाल क्रिएट की जाती रही है ताकि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है यकीनन दुश्मन की जानिब से होगा, और दुश्मन के एजेंडे पे काम करने वाले लोग ही ये कर रहे होंगे कि मुख्तलिफ जगहों पर, चाहे वो बम धमाके की सूरत में हो या टारगेट किलिंग की सूरत में हो। और ये याद दिलाता चलूँ कि 2013 के जो इलेक्शंस हुए थे, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां से मैं आने का लड़ रहा था, वहां पर मेरे 13 साथी शहीद हुए थे क्रैकर के हमले में, टारगेट किलिंग में, और उसके बाद हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी शहीद किए गए। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन का फिर भी इनेकाद किया गया था। अच्छा, अब आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है, यकीनन वो जिनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना है, उनको ना सिर्फ इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर सिक्योरिटी की फराहमी, बल्कि ऐसे तमाम अनासिर या ग्रुप्स हों या फर्द हों कि जो कि अमन व अमान में रखना डाल सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो मुल्क भर की सूरत हाल है जो कि ऐसे स्लीपिंग सेल जो है मुतहर्रिक हो जाते हैं। रही बात MQM की, तो MQM का भी गिला ये है
कि हालिया दिनों में गुज़िश्ता 4-6 माह के अंदर और परसों का भी आपने वाक़या देखा कि हमारे दफ़ातर के ऊपर हमला किया गया। तसादुम नहीं हुआ है, तसादुम कोई 2 रैलियाँ आपस में टकराव नहीं हुई हैं, 2 मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का टकराव नहीं हुआ, बल्कि हमारे एक खुले हुए दफ़्तर के ऊपर आकर जिसको हम जो आइडेंटिफ़ाई हुए, तो पीपल्स पार्टी के लोग थे। और हमने ना सिर्फ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस बात का इज़हार किया है, तशवीश का भी इज़हार किया है कि हमारे साथी को शहीद कर दिया गया। कुल मिलाकर 6 हमारे अफ़राद शहीद किए जा चुके हैं। इसके ऊपर भी कंडेम होना चाहिए, कंडेम करना चाहिए और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को अगर ये इल्म नहीं है, तो उनको इन्वेस्टिगेट करके इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कम से कम इस चीज़ की कि ये किस तरह मुमकिन हो पा रहा है। अमन-ओ-अमान इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन सियासत उस वक़्त होगी जब आपकी रियासत रहेगी। तो रियासत की इंटीग्रिटी और रियासत का अमन-ओ-अमान मेरे ख़्याल है तरजीह होनी चाहिए और इसी तरजीह के साथ-साथ इलेक्शन का वक़्त पर इनेकाद भी ज़रूरी था, जो कि ऑलमोस्ट लेट हो चुका है, 1 साल डिले हो चुका है, 90 दिन के अंदर होना चाहिए था। लेकिन लेट्स सी, अल्लाह करे कि खैर और आफ़ियत के साथ इलेक्शंस का इनेकाद हो। शर्मिला, मैं चाहूंगा कि आप भी वोटर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, वोटर मोराल बढ़ाने के लिए, उनकी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कुछ उनसे मुखातब होकर कहिए ताकि वोटर टर्नआउट अच्छा हो प्लीज। देखिए जी, बात ये है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो 65% वोटर्स हैं वो नौजवान हैं, 35 साल से कम उम्र के हैं और वो बड़े बाशऊर हैं और वो जानते हैं कि उनके वोट उनका हथियार है। मैं समझती हूँ कि इस दफ़ा वोटर टर्नआउट ज़्यादा होगा क्योंकि लोग वोट देना चाहते हैं, लोग फैसला करना चाहते हैं और उस फैसले साजी में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसे हो रहे हैं हर सूबे के अंदर, जिस तरह लोगों का वहाँ पर एक जमे गफीर है, मैं समझती हूँ कि लोग, पीपल वांट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस और बिलखुसूस इस वक्त क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के मौजूदा सूरत हाल हैं, हमें नई क़यादत की ज़रूरत है, हमें नौजवान क़यादत की ज़रूरत है, हमें ऐसी सोच की ज़रूरत है जो पुरानी सियासत को दफन करे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यही सोच लेके सामने आए हैं कि पुरानी ये नफरत की सियासत, ये खून खराबे की सियासत, इसको ख़त्म कर दें। यकीनन आम यकीनन आदमी के बड़े मसाइल हैं, उस मसाइल पे हम बात कर रहे हैं, उसका हल बता रहे हैं। तो लोग चाहते हैं कि उनके मसाइल का हल, लोग चाहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, मौशी इस्तेहकाम हो, मईशत चले, नौकरियां मिलें, रोजगार बने। पीपल वांट इट और वो जानते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ही ये काम कर सकती है। सो आई फील के इस दफा वोटर टर्नआउट विल बी वेरी वेरी गुड। और यकीनन आसफा भुट्टो जरदारी को देखे हर कोई यही कह रहा है कि बेनजीर लौट आई है। देखिए मतलब वो शीज अक्सर बेनजीर, आप उनका वो देखें, शीज अ वेरी यंग गर्ल, लेकिन जिस तरीके से, जितनी वो कंपोज्ड हैं और जितनी वो फोकस्ड हैं और जिस तरीके से वो बात करती हैं, उनका चेहरा, हर चीज, और वो बड़ी कंपैशनेट एक खातून है। तो बड़ी जिस तरीके से वो कैंपेन कर रही हैं, वो एक बीबी की तस्वीर सामने नजर आती है। यकीनन और मैं तो जब उनको अक्सर देखती हूँ जिस तरह वो भाई के लिए कैंपेन कर रही हैं, तो मुझे तो बड़ा फायदा होगा बिलावल साहब को, पीपल्स पार्टी को। यकीनन आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा की कैंपेन से एवरीवन इज लविंग इट। रेहान हाशमी साहब, वोटर टर्नआउट आपकी नज़र में ये नौजवान निकलेंगे वोट देने के लिए या कश्मकश तजब्जुब का शिकार रहेंगे? देखिए, जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हो, चाहे वो ये बेयकीनी की कैफियत हो या लोगों के अंदर इन्फ्लिक्ट करने का मामला हो, डिस्ट्रस्ट क्रिएट करने का मामला हो, तो ये तमाम चीज़ें तो असरअंदाज होती हैं। लेकिन देखें, ये हमें इस बात के ऊपर तरजीह दिलवानी होगी, कम से कम इस बात पर एतमाद दिलाना होगा मुश्तरका तौर पर, अगर पॉलिटिकल सिस्टम आप पाकिस्तान में चाहते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा ख्याल है ये ज़रूरी है कि लोगों को वोट के ऊपर एतमाद होना शुरू हो। उसके लिए हो सकता है कि वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो, उसमें आप पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन के कल्चर को ख़त्म करें। आप जुर्म करने वाले के खिलाफ जब कार्रवाई करें और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस जब कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करना ख़त्म करें, जिसका हम बरमला इज़हार करते हैं। लोग बात तो करते हैं कि जनाब लोगों की सहूलियात, लोगों को चाहिए कि मंशूर पढ़ना शुरू करें और पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैनिफेस्टो, उनकी पास्ट जो परफॉर्मेंस है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है और आने वाले दिनों में जो उनकी इंटेंट है, उससे एनालाइज कर लें। पढ़ा लिखा नौजवान कम से कम ये ज़रूर देखेगा कि पाकिस्तान को जिन्हा का पाकिस्तान बनाने के लिए किस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वो तमाम रमूज़ व नुकात, प्रोसीजर्स जिसको अडॉप्ट करके पाकिस्तान को सही मायने में फलाही ममलिकत बना सकते हैं, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पॉलिटिकल स्लोगन्स से हटकर अब प्रैक्टिकली नौजवानों को खास तौर पर और बिलअमूम
पूरे पाकिस्तानियों को, जो पढ़े लिखे खास तौर पर लोग हैं, उनको पार्टीज के मैनिफेस्टो को पढ़ना चाहिए और उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहिए। सर हमारे ताकि लोग वो कुरान वोट पाक देने सही का तरह आसानी नहीं रहे। पढ़ते, आप कह रहे हैं पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़ना चाहिए। जरूरी है ना, देखें इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। अच्छी अच्छी बातें तो सारे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कौन कर थैंक रहा यू है? रेहान अच्छी भाई, बातें तो थैंक यू, तमाम बहुत पॉलिटिकल बहुत पार्टी कर रही शुक्रिया, है, लोगों बहुत के लिए बहुत बेहतर शुक्रिया। करेंगे। भाई कैसे बेहतर करेंगे? आउट ऑफ आपके टाइम, पास बहुत बहुत प्लान है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, शर्मिला फारूकी साहबा, अजहर सिद्दीक साहब, महमूद मौलवी साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तोशाखाना केस के ऊपर हमने सियासी गुफ्तगू दुखी प्रोग्राम के आगाज में, लेकिन अब कुछ लीगल गुफ्तगू करना चाहते हैं, कानूनी बातचीत करना चाहते हैं, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है लीगल एक्सपर्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, याया फरीद साहब। याया साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, कानूनी तौर पर पीटीआई ने केस सही तरह लड़ा नहीं, इमरान खान बेवकूफ़ निकले, पीटीआई की टीम बेवकूफ़ निकली, आपकी नज़र में क्या हुआ? देखिए, मेरा ख्याल तो ये है और मैं पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि पीटीआई की जो लीगल स्ट्रैटेजी है वो फ्लॉड है, इवन ऑन द फंडामेंटल लेवल्स, क्योंकि पीटीआई जो है वो अपने मेरिट्स के ऊपर केस लड़ना नहीं चाहती और वो केसेस को डिले करना चाहते हैं और सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर आकर सिंपैथी लेना चाहते हैं। तो अगर आप केस को मेरिट्स पे आर्ग्यू करना शुरू कर दें तो फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो पीटीआई जो है वो कभी अपने केस को मेरिट्स पे नहीं लड़ती, 2 आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो हमेशा देती है। एक तो कि हमें ड्यू प्रोसेस नहीं फराहम हुआ, और तोशाखाना केस के अंदर भी आपने देखा कि जो उनके बयानात आ रहे हैं वो यही है कि हमारा राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन ख़त्म कर दिया गया। दूसरा उनकी आर्ग्यूमेंट होती है कि प्रोसीडिंग्स बहुत हेस्टी हैं, बहुत तेज़ी के अंदर लगता है कि हमारे खिलाफ फैसले आ रहे हैं। लेकिन देखिए, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये जलसों और जुलूसों के लिए बहुत अच्छे हैं, मीडिया पे और सोशल मीडिया में भी अच्छे लगते हैं। लेकिन अदालत में तो आपने अदालती कार्रवाई जो है वो मेरिट्स के ऊपर करनी होती है, और रेफरेंस जो फाइल किया है नैब ने, आपने रेफरेंस को वैल्यू असेस करना होता है कि उसके लकूनास कहाँ पर है। लेकिन ये जो कहना कि हमें ड्यू प्रोसेस नहीं मिला, क्योंकि उसका तो जवाब है। उसका जवाब ये है कि आपने 9 बार अपने वकील तब्दील किए, तो एक जज के पास अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये हक मौजूद है कि वो आपका राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो खत्म कर सकता है, अगर आप अपने केस को परसू कर ही ना रहे हो। दूसरा, ये कहना कि बहुत जल्द फैसले आ रहे हैं, ये भी एक फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है, बिकॉज नैब का तो कानून कहता है कि 30 दिन के अंदर अंदर ट्रायल को आपने खत्म करना है। तो और ये अगर 6 आपको महीने याद में हो, आया 2 ये साल वाला पहले फैसला, आज वाला फैसला 6 महीने में आया। जी 6 महीने में। लेकिन अगर आप 6 महीनों में ये देखें कि पीटीआई के वुकला ने कितनी बार मेरिट्स के ऊपर इस केस को आर्ग्यू करने की कोशिश की हो, या कितनी बार उनके वुकला ने टीवी पे बैठकर ही इस केस की रेफरेंस के लकूनास जो है वो निकाले हों। तो देखिए, ये जो कहना कि ये हेस्टी ट्रायल है और हमें ड्यू प्रोसेस नहीं मिला, ये आपको कानूनी तौर तरीके से कभी भी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, और आप इस तरह वुकला अपने चेंज करते रहे। 9वां वकील इस केस के अंदर आया, तो जज साहब के पास और क्या ही ऑप्शंस मौजूद थी। लेकिन मेरे ख्याल में जनरली स्पीकिंग आज पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन है। वो इसलिए है क्योंकि देखें, पास्ट में जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे उनके ऊपर तो ये धब्बा था ही था कि ये करप्ट और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में पार्ट लेते रहे हैं। लेकिन इमरान खान और पीटीआई जो रियासत मदीना का नैरेटिव, वो सादिक और अमीन का जो उनको टाइटल और खिताब दिया गया था, देखें ये सारा कुछ जो था फसाड, ये सारा आज फॉल कर गया है। और जजमेंट से, और जिस तरह की हम बातें देख रहे हैं कि देखिए इलीगल रिटेंशन हो रही है गिफ्ट्स की, डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर अंडर वैल्यू किया जा रहा है गिफ्ट्स को। कुछ तो गिफ्ट्स हैं वो तोशाखाना में रिपोर्ट ही नहीं किए गए, जैसे आज का जो ज्वेलरी का सेट था वो तो रिपोर्ट ही नहीं किया तोशाखाना में, रिपोर्ट किया डिपॉजिट नहीं किया। जबकि जो हमारा कानून है प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट्स 2018, इसीलिए वो तो ये कहता है कि 157 करोड़ का जुर्माना हुआ, 1 अरब 57 करोड़ जी का। बिल्कुल। और ये जो जुर्माना हुआ, और अगर ये जुर्माना जो है ये पे नहीं होगा, तो अंडर सेक्शन 33E ऑफ नैब ऑर्डिनेंस, ये तो फिर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो भी सेल हो सकती है एक्यूज पर्सन्स की। तो देखिए, ये आज एक इमरान खान की जो और जो पूरा ऐसा नैरेटिव था। पीटीआई का ये नैरेटिव है कि ये तो लोअर कोर्ट है, अभी तो हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। देखिए, तो हाई कोर्ट के अंदर पीटीआई क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेगी? क्या हाई कोर्ट के अंदर भी उनके वकला जो हैं वो टाइम मांगते रहेंगे?
क्या 9-10 बार उनकी पावर ऑफ अटर्नी चेंज होंगी? तो अगर तो उनको यूँ लग रहा है कि हाई कोर्ट में जाकर उनको ये फ़ेवर मिल जाएगी कि वो डिले कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। हाई कोर्ट में ज़रूर ये सवालात उठेंगे कि सेक्शन 342 की स्टेटमेंट क्या रिकॉर्ड ठीक हुई? क्या राइट टू क्रॉस एग्ज़ामिनेशन ठीक तरीके से बंद किया गया? लेकिन अगर आप केस के फैक्ट्स को देखें और उसकी जो प्रोसीजर जो चला, जिस तरीके से दिन ब दिन की कार्रवाई देखें, तो उसमें आपको जज साहब की तरफ से हेस्टीनेस नज़र नहीं आती। लेकिन आपको पीटीआई की तरफ से ज़रूर नज़र आता है कि टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए थे कि डिले कर दिया जाए और मेरिट्स पे ना जाया जाए, ताकि इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन के बाद इस केस को जो है वो देखा जाए। लेकिन ये स्ट्रैटेजी आई थिंक बैकफायर कर गई जिस दिन जज साहब ने इनका राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो क्लोज कर दिया। और देखें, अगर तो राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन होता पीटीआई के वकला के पास, तो शायद इन रेफरेंसेस के लकूनस निकाले जा सकते थे और बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो इमरान खान को कहीं ना कहीं शायद मिल जाता। लेकिन आपने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, आपने खुद ही अपने केस को परसू नहीं किया और नतीजा आपके सामने जो हमें नजर आ रहा है। लेकिन राइट। इसमें मुझे ये भी जरूर लगता है कि ये पॉलिटिकली इमरान खान को कितना डैमेज कर रही है ये सारी जो कन्विक्शंस आ रही हैं। देखिए, इमरान खान के ऊपर तो बहुत से और इल्ज़ामात भी हैं और बहुत से केसेस भी हैं, लेकिन वो वोटर जो अब इसने डिसाइड करना है 6 को, 7 को और 8 को कि वोट क्या पीटीआई को करे या ना करे, ये उस वोटर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि देखिए, जाले जो है पीटीआई के, वो तो पीटीआई के खिलाफ जो मर्जी फैसले आए इमरान खान के खिलाफ, वो तो इमरान खान को वोट देंगे। लेकिन पार्टी में देखे 10 से 15% जाले होते हैं, बाकी 70-80% वो ये इन हालात और इन इस तरह की जो जजमेंट्स आ रही हो और आपके लीडर के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक हो रही हो, उससे मुतासिर ज़रूर होते हैं। तो मेरे ख्याल में साइफर का केस और ये तोशा खाना का जो आज की कन्विक्शन है, ये पीटीआई के इलेक्शंस में बहुत बड़ा एक उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और पार्टी जो है वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा अब राइट। अपने नैरेटिव को सपोर्ट करना। बहुत बहुत शुक्रिया है फरीद साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने वाजे कर दिया है कि पीटीआई ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है और मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि 2 केसेस में सजा हो चुकी है, बाकी 3 में होना बाकी है। 190 मिलियन पाउंड, गैर शरई निकाह और 9 मई हमला। मुझे इजाजत दीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।